जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में एक पोल कंडक्ट करवाया जिसमें मैंने ये पूछा कि क्या आप रिसेंटली आज करंट अफेयर्स के मैराथन चाहते हो। तो 92% लोगों ने येस वोट किया। तो इस वीडियो में रिसेंट के जो करंट अफेयर्स हैं PYQs वाले, हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उनसे एसोसिएटेड सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। मुझे थोड़ी कॉमन कोल्ड है, मैं भी थोड़े ऑडियो इश्यूज़ हों, बट पेपर सामने आ रहे हैं तो हमें कवर करना ही है। अब अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो पहले आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए। देखिए, इसमें ऑपरेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। ये रिसेंटली आज महाराष्ट्र PCS के पेपर का है। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन कावेरी। तो इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ऑपरेशन अजय है ये इजराइल कंट्री से एसोसिएटेड है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से एसोसिएटेड है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान से और कावेरी सूडान से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो 2, 1, 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। सो आंसर इज ऑप्शन 3। अब ब्रीफ में मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल से डील करता है। ये अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ और ये बेसिकली इंडियंस को इजराइल से इवेक्यूएट करने के लिए, क्योंकि इजराइल हमास में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियंस को इवेक्यूएट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इस प्रॉब्लम से ये मिशन चलाया गया, ये ऑपरेशन चलाया गया ड्यूरिंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट देखिए, तो ऑपरेशन अजय के बाद ऑपरेशन गंगा है। ऑपरेशन गंगा मार्च 2022 में देखने को मिला जब इंडियंस को रसिया यूक्रेन वॉर से बाहर निकाला गया। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा जो है ये रसिया यूक्रेन वॉर से एसोसिएटेड है, रसिया यूक्रेन वॉर। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अगस्त 2021 में, और इंडियंस को इवेक्यूएट करना था तालिबान ने, क्योंकि टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान में। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में बेसिकली इंडियंस को, क्योंकि सूडान में भी सिविल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उस टाइम इंडियंस को इस कॉन्फ्लिक्ट से रेस्क्यू करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो बस ये आप ब्रीफ में ध्यान रखिएगा कि कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया था कि ये झारखंड PCS पेपर का है, रिसेंटली कंडक्टेड पेपर का। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रेस्क्यू ऑपरेशन सूडान में इंडियन को इवेक्यूएट करने के लिए। इस ऑपरेशन को किस नाम से जानते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ये अभी हमने कवर किया है। ये देखिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से एसोसिएटेड है ना। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ऑपरेशन पे बेस्ड, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव नेचर के हो सकते हैं। तो अभी मैं ब्रीफ में यहाँ पे सारे ऑपरेशंस जो है इंपॉर्टेंट वाले और किस कंट्री से एसोसिएटेड है दोनों ही कवर कर लेता हूँ। तो ये ऑपरेशंस है, और इसके साथ ही राइट साइड में मैं कंट्री का नाम लिख देता हूँ। ये आप रिवाइज कर लीजिए, लास्ट टाइम में आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहला ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया, अफगानिस्तान से। दूसरा ऑपरेशन गंगा है जो कि यूक्रेन से। ऑपरेशन कावेरी सूडान से। एक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लग रहा है अभी पूछा जा सकता है, वो है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये हाइती से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये 2024 का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला ऑपरेशन करुणा है जो कि म्यांमार कंट्री से एसोसिएटेड है, और बेसिकली साइक्लोन मिचोंग आया था उस टाइम पे। साइक्लोन मिचोंग, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त जो है ये टर्की से बेसिकली अर्थक्वेक के टाइम पे ये मिशन चलाया गया, ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट, हाँ, तो ये ज़्यादातर जो ऑपरेशंस की हमने बात करी, इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए ही उस अफेक्टेड रीजन में चलाया जाता है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे काफ़ी सारे वैसे ऑपरेशंस होते हैं, बट हम केवल मेजर वाले ही कवर कर सकते हैं। एक मुझे लगता है जो पूछा जा सकता है वो है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या था? तो बेसिकली इसमें जो हमारी इंडियन नेवी है, इसने ईरानियन शिप, इंडियन नेवी ने ईरानियन शिप जिसका नाम है अल कमर, ठीक है, अल कमर, और इसके अलावा 23 पाकिस्तानी सिटीजन्स को पायरेट्स से बचाने के लिए, पायरेट्स का मतलब समुद्री लुटेरे से बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था।
ठीक है। और इंद्रावती तो मैंने बता दिया, बेसिकली हाइती में कुछ इंडियंस ट्रैप्ड थे तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और ऑपरेशन मैं बताता हूँ, ऑपरेशन सजग के नाम से है, ऑपरेशन सजग। तो ये जो ऑपरेशन सजग है इसमें बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे कोस्टल सिक्योरिटी में, उन्हें इन्वॉल्व थे, ये बेसिकली उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए जो ये मिशन चलाया गया ऑपरेशन सजग। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, स्टेक होल्डर्स इन इनहांसिंग कोस्टल सिक्योरिटी। नाउ नेक्स्ट देखिए, इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और रैंकिंग वाले क्वेश्चन में जनरली हम प्रिपरेशन करके ही जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। 111 रैंक था 2023 में, बट अभी रिसेंटली 2024 के भी रिपोर्ट आ गए हैं और 2024 में जो इंडिया की रैंक बनी है वो है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। 127 कंट्रीज के सर्वे में 105 रैंक है। और बेसिकली अब जो इंडिया कैटेगरी, जिस कैटेगरी में है, उसे हम सीरियस हंगर क्राइसिस कह सकते हैं। ठीक है, सीरियस हंगर क्राइसिस। और ये रिपोर्ट किनके द्वारा निकाला जाता है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं स्टेटिक फैक्टर में, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कई बार, कंसर्न्ड वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, और 2024 की रिपोर्ट में रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा 105 है, पहले 111 थी। और इसमें क्या है, इंडिया का जो स्कोर है वो 27.3 है, जो कि हंगर सीरियस क्राइसिस को दिखाता है। ठीक है, जैसे इसमें कैटेगरीज बनती है, अंडर नरिश चिल्ड्रन कितने हैं, स्टंटेड चाइल्ड कितने हैं, वेस्टेड चाइल्ड कितने हैं। इंडिया में जो वेस्टेड चाइल्ड की संख्या है वो ग्लोबली सबसे ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया में 18.7% है वेस्टेड चाइल्ड। ठीक है, वेस्टेड चाइल्ड जो कि सबसे हाईएस्ट है ग्लोबली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एजेंसी ने इंडियंस की हेल्प करी सोलर मिशन आदित्य L1 को ट्रैक करने में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेकंड है, ESA। ESA ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प किया है। अभी हम सारे फैक्टर्स कवर कर लेते हैं वन बाय वन। इससे पहले इन क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें पूछ रहे हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से मेजर मिशन रहे 2023 में। चंद्रयान 3, सोलर मिशन आदित्य L1, लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट्स, और चौथा है सोलर पावर्ड रॉकेट्स। ये CDS का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, चंद्रयान 3, सोलर मिशन आदित्य L1। ये दोनों इसरो के मेजर मिशन रहे 2023 में। 3 और 4 से कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली 2023 में इसरो ने बहुत सारे मेजर मिशन चलाए, जिसमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 भी शामिल थे। जो चंद्रयान 3 है ये 2023 में इंडिया पहला कंट्री बनता है जिसने एक स्पेस क्राफ्ट को मून के साउथ पोलर के रीजन में लैंड करवाया। फर्स्ट कंट्री बना इंडिया। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेस क्राफ्ट ऑन मून्स साउथ पोलर रीजन। तो ये ध्यान रखिए, कई बार यहाँ पे नॉर्थ पोलर पूछते हैं तो ये कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ पोलर लिखते हैं, बट असल में ये साउथ पोलर रीजन में इंडिया पहला कंट्री बनता है जिसने स्पेस क्राफ्ट को लैंड करवाया। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिकली मून में एक सेफ लैंडिंग को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, रोवर की मोबिलिटी, और इन सीटू यानी उस जगह पे हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को चला सकें। ठीक है, ये चंद्रयान 3 का मिशन रहा। आदित्य L1 की बात करें तो ये सितंबर 2023 में लॉन्च होता है। आदित्य का मतलब वैसे सूर्य होता है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सितंबर 2023 में ये लॉन्च होता है और ये इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी एंड स्पेस बेस्ड मिशन ये होता है जिससे हम सन की स्टडी कर सकें। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये हेलो ऑर्बिट, जो कि अराउंड द सन अर्थ लेग्रेंज पॉइंट है जिसे हम L1 पॉइंट कहते हैं, वहां पे प्लेस किया गया, जो कि करीब अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है। ठीक है, और इसके बाद
और भी क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए आदित्य L1 जो है ये फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी रहा जिसने सन की स्टडी करी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 3, फ्रॉम अ हेलो ऑर्बिट अराउंड सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट। वही मैंने आपको बताया L1 पॉइंट का मतलब ही ये जो नाम है ना L1, ये लैग्रेंजियन पॉइंट को बताता है, और जो कि जिसके बारे में मैंने बताया कि ये जो सन अर्थ का लैग्रेंजियन पॉइंट है वो अर्थ से 1.5 किलोमीटर अवे है, और इसी जगह पे हमारे स्पेस क्राफ्ट को प्लेस किया गया है जो कि एक हेलो ऑर्बिट है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, अवार्ड्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पद्मो अवार्ड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। 30 अवार्डीज जो है ये विमेन है। 6 पद्मा विभूषण अवार्ड डिक्लेयर किए गए, 17 पद्मा भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड जो है ये डिक्लेयर किया गया। देखिए 6 पद्मा विभूषण नहीं है, 5 पद्मा विभूषण है, तो इसलिए बी हो जाता है गलत, और आंसर हमारा निकल कर आ गया बाय एलिमिनेशन। ऑप्शन ए और सी जो है वो करेक्ट है। तो कौन कौन से नाम है वो पूरी लिस्टिंग ही हम कवर कर लेते हैं। देखिए पद्मा विभूषण में 5 नाम है। पहले है मिसेस वैजंती माला बाली, आर्ट फील्ड से, तमिलनाडु से, ये अपना एसोसिएशन है इनका, बेसिकली तमिलनाडु से संबंध रखती है। वैजंती माला जी के बारे में हम सबको पता है। अगला देखिए श्री कोनिदेला चिरंजीवी, ये आंध्र प्रदेश से है और ये भी ऑब्वियसली आर्ट कैटेगरी से है। तीसरा है श्री वेंकैया नायडू जी, और वेंकैया नायडू जी के बारे में जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ये रह चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स की फील्ड से हैं, आंध्र प्रदेश से ये संबंध रखते हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक जी हैं, पोस्ट ह्यूमसली इन्हें मिला है, सोशल वर्क में है और बिहार से ये एसोसिएटेड है। उसके बाद है MS पद्मा सुब्रमण्यम जी, जो कि अगेन आर्ट से ही है और तमिलनाडु से अपना संबंध रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे ये पूछ सकते हैं आपसे कि पोस्ट ह्यूमसली किन्हें पद्म विभूषण मिला, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, श्री बिंदेश्वर पाठक जी को मिला है। तो इस तरीके से ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 5 पद्म विभूषण मिले हैं, तो आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द 5 आईज अलायंस, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश जो है वो 5 आईज अलायंस में शामिल है, फ्रांस और जर्मनी नहीं है। 5वां देश कौन सा है, देखिए 5 आई अलायंस जो है ये एक तरीके का मल्टी लेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, जिसमें 5 देश शामिल हैं, 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है और यूएस है। ये 5 कंट्रीज जो है ये शामिल है। ये जो अलायंस का ओरिजिन है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ही हम देख सकते हैं। यूके और यूएस जो है ये डिसाइड करते हैं कि वो इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, क्योंकि ये सक्सेसफुली जो है जर्मनी और जापानीज कोड को डिकोड कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। 1943 में क्या होता है, ब्रिटेन और यूएसए एग्रीमेंट करते हैं, जो कि ब्रूजा एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। और अगेन जो है यूके और यूएसए भी एग्रीमेंट करते हैं, जो यूके यूएसए यानी यूके यूएसए एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अगेन आगे चल के फिर इसी तरीके से अलायंस फॉर्म होते रहते हैं, और फाइनली जो है ये इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट कंट्रीज 5 कंट्रीज आगे आती हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है और यूएस है। इन 5 कंट्रीज को 5 आईज के टाइटल से ये नाम रखा जाता है एसोसिएशन का। अब देखिए जो करंट अफेयर में रहते हैं ना वो बाकी के पेपर में ही पूछे जाता है। आपने गौर किया होगा कि ये सारे PYQs आपस में लिंक है, और बेसिकली जैसे मैंने ये कहा ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली महाराष्ट्र PCS में, और यही इसी टाइप का सेम क्वेश्चन RO के पेपर में पूछा गया। फिर यहाँ पे भी देखिए अवार्ड्स के बारे में भी, सोलर मिशन के बारे में पूछा गया महाराष्ट्र PCS में, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया CDS में भी, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक ही पैटर्न के सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो 5 आईज है ये इंटेलिजेंस अलायंस है 5 देशों का, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है, और इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि ये साथ में इंटेलिजेंस इनपुट को शेयर करते हैं, जो उनके कंट्रीज़ के लिए थ्रेट होता है, यानी कोई खतरा होता है, और इसमें एक कलेक्टिव सीक्रेट डाटाबेस बनाया जाता है जिसे स्टोन घोस्ट कहते हैं। देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है। बेसिकली क्या है
ये जो सीक्रेट डाटाबेस बनाते हैं कि किस तरीके से इंटेलिजेंस यूनिट को आगे बढ़ाना है, इंटेलिजेंस अलायंस के जैसी ये ग्रुपिंग है, तो उनमें ये स्टोन घोस्ट के नाम से डाटाबेस को शेयर करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टोन घोस्ट है ये क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो 5 आईज का अलायंस है ये कलेक्टिव सीक्रेट डाटाबेस को जब शेयर करते हैं तो वो स्टोन घोस्ट कहलाता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन एनडीए का है। कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इंक्लूड किया गया है। दूसरा, गरबा जो है गुजरात का, इसे यूनेस्को के द्वारा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तीसरा ये कि जो ग्वालियर है इन्हें अब सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। रीज़न बीइंग कि जो ऑप्शन 1 और 3 है ये स्वैप कर दिए गए हैं। कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में क्रिएटिव नेटवर्क की लिस्ट में डाला गया है, जबकि ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ओके, तो ये हम ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, जो यूनेस्को है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूनेस्को है इन्होंने 55 न्यू सिटीज़ को अनाउंस किया कि ये इन्हें ऐड करेंगे, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करेंगे। और इसमें इंडिया के भी 2 शहर जगह बनाते हैं। पहले है कोझिकोड। कोझिकोड जो है ये केरल में है, जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इंक्लूड किया गया है। और दूसरे जो देश हैं दूसरे जो सिटी हैं ग्वालियर, जो कि ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में है, ये सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अदर इंडियन सिटीज़ को भी पहले इंक्लूड किया जा चुका है, जैसे जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में 2015 में, वाराणसी को भी इंक्लूड किया गया है पहले, और चेन्नई को भी 2017 में ही इवन, फिर मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी सेक्टर में, और श्रीनगर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में। ठीक है, कोझिकोड के बारे में अगर हम समझें सिटी ऑफ लिटरेचर के कंटेक्स्ट में, तो ये भारत की पहली ऐसी सिटी है जिससे ये प्रेस्टिजियस टाइटल मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का यूनेस्को के द्वारा। और ऑब्वियस सी बात है, कोझिकोड की एक लॉन्ग हिस्ट्री है जिसमें वो बहुत सारे लिटरेरी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जैसे केरल लिटरेचर फेस्टिवल, और इस तरीके से काफ़ी सारे लिटरेचर गैदरिंग फेस्टिवल्स को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद ग्वालियर की अगर हम बात करें, तो ग्वालियर के बारे में सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि ऑब्वियस सी बात है, तानसेन के बर्थ प्लेस के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन रहे हैं। इवन ये सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। और इसके अलावा ये जो सिटी है, इनके ओरिजिन को हम ग्वालियर घराना से एसोसिएट करते हैं, जो कि ओल्डेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल है हमारी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का। तानसेन संगीत समारोह के नाम से बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल भी जो है वो देखने को मिलता है ग्वालियर में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इन द फाइनल एग्रीमेंट रीच्ड एट द COP28 इज एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2050। तो कौन से रेजोल्यूशन में ये फाइनल एग्रीमेंट जो है वो COP28 में आता है, जिसमें नेट जीरो के टारगेट को हमने अचीव करना है 2050 तक। पहला है फॉसिल फ्यूल फेज आउट, दूसरा है मीथेन एमिशंस कट, तीसरा है ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, चौथा है क्लाइमेट रेजिलियंस। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, फॉसिल फ्यूल फेज आउट। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट कोप्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं UNFCCC के बारे में। UNFCCC के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम कोप कहते हैं। और ये बेसिकली सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC का, और ये बोन में मीट करते हैं, और हर साल इनकी मीटिंग देखने को मिलती है। और 5 COP जो है वो बर्लिन जर्मनी में हो चुके हैं। कुछ मेजर कोप की बात करें तो फर्स्ट जो हमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो बर्लिन में देखने को मिलता है, बर्लिन यानी जर्मनी में। उसके बाद थर्ड कोप जो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें लीगली बाइंडिंग ट्रीटी भी देखने को मिलती है, जिसे हम क्योटो के नाम से जानते हैं। क्योटो में ये कोप हुआ, और यहाँ पे लीगली बाइंडिंग ट्रीटी देखने को मिलता है। अगेन ये कोप 3 की हमने बात करी। उसके बाद कोप 21 जो कि 2015 में देखने को मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो कि अगेन एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, वैधानिक तौर पर ये बाइंडिंग है।
नेक्स्ट है कोप 28 जो कि 2023 में हुआ दुबई में, और इसमें जो है हमने फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल्स को। फॉसिल फ्यूल्स पर वी शुड नॉट नो मोर डिपेंडेंट फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद कोप 29 जो कि 2024 में, कहाँ, बाकू अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 2021 में जो कोप 26 देखने को मिला वो भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। 2021 में ये ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो यूके में। इसमें इंडिया ने एक टारगेट लिया, नेट जीरो टारगेट्स 2070 के नाम से, जिसमें हमने कोल बेस्ड पावर को फेज आउट करना है, फेज डाउन करना है। तो ये आप देख रहे हो कि अलग अलग कोप में यानी अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम अलग अलग टारगेट ले रहे हैं, जिसमें हमें अपने पर्यावरण को और मजबूत करना है। जैसे पहली बात तो ये कि कोल बेस्ड जो पावर है उन्हें हम फेज डाउन करें। फिर इसी तरीके से हम टारगेट लेते हैं, जैसे कोप 21 जो है, जो कि 2015 में हुआ पेरिस में। इसमें हमने ये टारगेट लिया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उन्हें हम 2 डिग्री सेल्सियस जो है ये कम करें। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट में देखने को मिला। तो इसी तरीके से अलग अलग टारगेट्स लिए जाते हैं और उन्हें अचीव करने का प्रयास किया जाता है। अगला देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताना है हमें। ये CDS का क्वेश्चन है। पहला ये कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा ये कि ये जो प्रोग्राम है ये 2021 में लॉन्च हुआ। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर जो है ये स्टेट्स हैं जो इस स्कीम में सेलेक्ट हुए हैं। चौथा ये कि उत्तर प्रदेश के जो विलेजेस हैं नेपाल बॉर्डर के साथ, इन्हें फ्लेक्सिव विलेजेस अंडर इस स्कीम में फ्लेक्सिव विलेजेस के रूप में इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड विलेज का कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट करते हैं और 46 ब्लॉक में, और जिसमें खास तौर से अरुणाचल प्रदेश के स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश के, सिक्किम के, उत्तराखंड के और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जो बॉर्डरिंग नॉर्दर्न बॉर्डरिंग जो स्टेट एरियाज़ हैं उन्हें एक तरीके से प्रोग्रेसिव तरीके से कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। इस प्रोग्राम में जो इंटरवेंशन के एरियाज हैं इन सेलेक्टेड विलेज में, जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकें लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, जिसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके कम्प्रीहेंसिव तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा विलेज का। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम सफिशिएंट इंसेंटिव क्रिएट कर सकें जिससे लोग इन्हीं सेलेक्टेड विलेज में अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें। इन ऑल द सेंसस विलेजेस, टाउन, सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज लोकेटेड विद इन 0 to 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट हैबिटेशन एट इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रोविजन इनमें रखे गए हैं। तो अब ये हमारे ऑप्शंस है। पहला ये कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा ये कि ये जो 2021 में लॉन्च हुआ है। देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। अभी हमने ये पढ़ा है, देखिए ये तरीके का क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए है। 2021 में नहीं, 2023 में लॉन्च हुआ है, हमने पढ़ा है ये। और इसमें जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और इसके अलावा मणिपुर है। देखिए गलत है, हमने पढ़ा ये स्टेट्स का नाम अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख है। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा ये कि चौथा भी गलत है ऑब्वियसली। विलेज उत्तर प्रदेश अलोंग द नेपाल बॉर्डर नहीं। फ्लैगशिप के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से फ्लैगशिप विलेजेस के रूप में इंक्लूड किए गए हैं, तो उनमें इन स्टेट्स का ही नाम जो है वो शामिल है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन CAPF का ही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। पहला ये कि इट एम्स एट कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिफाइड विलेजेस। दूसरा, फेयर्स, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स मीट्स एटसेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। रीज़न बीइंग की ऑब्वियस ही बात है, हम कुछ आइडेंटिफाइड विलेजेस का कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा ये कि फेयर्स, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स वगैरह भी जो है ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। ये बात भी बिल्कुल सही है, ताकि और डेवलपमेंट को हम इंक्रीज कर सकें, है ना, टूरिज्म वगैरह को भी और प्रमोट किया जा सके। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट देखिए,
तो ये नोबेल प्राइज़ के बारे में है 2023 का। अभी 2024 के भी नोबेल प्राइज़ आ गए हैं, तो इस तरीके से 2024 वाले ही पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि नोबेल प्राइज़ 2023 वाज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी। दूसरा, ये नरगिस मोहम्मदी इज़ अ चैम्पियन ऑफ इक्वेलिटी एंड वीमेन राइट्स। तीसरा ये कि 2004 में नरगिस मोहम्मदी डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर को ज्वाइन करती हैं, जो कि सीरीन इबादी के द्वारा फाउंड किया जाता है। बस यही फैक्ट गलत है, और ये एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन है, बिकॉज इतना ईयर याद रख पाना डिफिकल्ट होता है। बस यही गलती है यहाँ पे कि ये 2004 नहीं 2003 में बेसिकली ज्वाइन करती हैं, और उसी ईयर सीरीन इबादी को नोबेल प्राइज़ भी मिला होता है पीस में ही, ठीक है। क्योंकि डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर जो है, ये ऑब्वियस सी बात है, समाज में शांति बढ़ाने के लिए और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ वर्क करता है। तो तीसरा गलत है और बाकी के ऑप्शन सही है, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन 1 है। तो अब हम एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो देखिए, नोबेल प्राइजेस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जो है 2024 में ही जॉन जे हॉपफील्ड को और जोजरे हिंटन को मिला है। बेसिकली इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर काम किया है, और इन दोनों ने मिलकर जो है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जीता है 2024 में। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 3 लोग हैं, डेविड बेकर है, डेमिस हैजेबिस है, और तीसरा जॉन जंपर है। बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन पर और कंप्यूटेशन प्रोटीन डिज़ाइन पर जो है इनका काम रहा। इन्होंने क्रैक करा प्रोटीन के कोड को और अमेजिंग स्ट्रक्चर्स को, जो कि प्रोटीन के कोड के ही है। अगला देखिए, मेडिसिन की अगर बात करें तो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकून को जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्होंने बेसिकली जो टाइनी आरएनएज है, जिनके बहुत इंपॉर्टेंस है, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उनके बारे में इन्होंने बताया। लिटरेचर की बात करें तो हैन केंग को मिला है, और हैन केंग को अपने इंटेंस पोएटिक प्रोज के कारण, जो कि हिस्टोरिकल ट्रोमाज को दिखाते हैं और ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन की फ्रेजाइलिटी को यानी वीकनेस को बताते हैं अपने लिटरेचर के थ्रू, ठीक है। और ये साउथ कोरिया से है, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पीस प्राइज़ की अगर हम बात करें तो निहोन हिदियांको को मिला है। हिदियांको पढ़ के मुझे हृदय ध्यान आ रहा है, और हृदय में ही पीस होती है, शांति होती है, ठीक है। तो इनका जो एफर्ट्स रहा जिससे ये वर्ल्ड फ्री कर सके न्यूक्लियर वेपन्स को, इन चीज़ों को, इन अचीवमेंट्स को लेकर इनका एफर्ट रहा, और इस तरीके से ये विटनेस टेस्टिमोनी दिखाते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को कभी दोबारा यूज नहीं किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स के सेक्टर की बात करें तो डेकन एकेमोग्लू है, साइमन जॉनसन है, और जेम्स रॉबिन्सन है। इन्होंने बताया, बेसिकली इनके स्टडीज़ रही कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फॉर्म किए जाते हैं और प्रोस्पैरिटी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। प्रोस्पैरिटी का मतलब वही है, समृद्धि को किस तरीके से ये फॉर्म करते हैं और अफेक्ट करते हैं। इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे कुछ कंट्रीज़ काफ़ी रिच है और कुछ कंट्रीज़ उतने उस लेवल पे जाकर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगर ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगेगी तो बताना, एग्ज़ाम से पहले मैं और कुछ सीरीज़ क्रिएट करूँगा जिससे आपको और हेल्प हो। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।